तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के बारे में। वैसे अभी पिछले काफ़ी सारे वीडियोस हमने अमिताभ बच्चन की लाइफ के ऊपर किए थे और पिछला वीडियो हमने दीवार के ऊपर किया था। तो आज का हमारा स्पेशल वीडियो होगा फिल्म डॉन के ऊपर, जो एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी और मुझे लगता है आप सबने देखी होगी और काफ़ी पसंद भी आई होगी। तो काफ़ी डिटेलिंग में बात करते हैं, राम अवतार भाई से पूछते हैं कि डॉन फिल्म उनको कैसी लगी थी और क्या इसके पीछे की बनने की कहानी थी। राम अवतार धन्यवाद सत्य विजय भाई। ये जो डॉन है ना, मेरा वन ऑफ फेवरेट मूवी है। मेरे लाइफ की अगर सबसे पसंदीदा फिल्म कही जाए तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म डॉन होगी। डॉन के बाद कुछ है। मेरे पापा की भी मतलब मोस्ट फेवरेट मूवी थी डॉन। जब भी मतलब डॉन टीवी पे आती थी तो वो मतलब देखते ही देखते थे, उसको छोड़ते नहीं थे कभी। देखते थे क्या, देखते हैं ना। डॉन मूवी को हमने डीडी नेशनल पे देखा। आपके वाक्य ऐसे है कि आपके बाबूजी नहीं मतलब उनको मैंने मतलब मेरे पापा की आदत ऐसी थी, कोई भी मूवी उनको देखने के लिए बैठाओ तो वो सो जाते थे आधी मूवी में, कितनी भी इंटरेस्टिंग हो। लेकिन मतलब डॉन मूवी वो पूरी देख लेते थे, पता नहीं ऐसा क्या था, बड़ी पसंद थी। आपके पापा का मतलब अपडेटेड वर्जन हम हैं डॉन के मामले में। तो डॉन हार्डकोर फैन हूँ मैं। मुझे अगर बोले ना कोई आदमी कि तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या है तुम्हारी लाइफ में, तो मैं कहूँ कि मुझे डॉन का शूटिंग दिखा दिया जाए। अच्छा ठीक ना। अच्छा, तो डॉन की शूटिंग कैसे चल रही। डॉन पर बढ़ने से पहले आप ये बताइए, जब वो शाहरुख खान की मूवी डॉन आई थी तो आप किस हद तक कन्विंस हुए थे, कैसी लगी थी आपको? मैं देखने ही नहीं गया डॉन को, मैं बहुत बाद में देखा। अच्छा। मैं अमिताभ बच्चन के अलावा किसी को एज ए डॉन माइंड में भी नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि जब मैं देखा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ शाहरुख खान साहब की, लेकिन मतलब कि 10% भी अमिताभ बच्चन के मुकाबले वो नहीं लगते। इनके डॉन में वो ऑरा ही नहीं है, ये कन्विंस ही नहीं कर पाता है कि डॉन कहाँ बात बात पे गोलियां चला देता था, और यहाँ पे डॉन अजीब सा लगता है कि ना ये डॉन लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। अभी तो फरहान अख्तर भी आएंगे भैया डॉन 3 लेके। डॉन 3 हाँ, लेकिन शायद कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो रही है शायद। हम तो रणवीर सिंह के साथ में अनाउंस हुई थी डॉन 3, लेकिन शायद अब वो तो कैंसिल हो गई है। हाँ वो तो कैंसिल है, मुझे पता चला। लेकिन इवन इस डॉन में तो इसके स्क्रिप्ट में भी बदलाव कर दिया गया, कोई मर गया, कोई जिंदा रह गया, उल्टा हो गया। मैं अभी अब उन्होंने बस जरा सी स्क्रिप्ट चेंज कर दी उसमें, मतलब जरा सी नहीं है, ये बहुत मेजर चेंजिंग है। हाँ, ये चेंजिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। जो डॉन का फैन है, इज अ फैन, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ इस चीज़ को। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ कि डॉन के, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा विषयांतर हो जा रहा है, डॉन के मेकिंग की ओर चलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आती है। तो क्या है कि डॉन का जो प्रोड्यूसर है नरीमन ए ईरानी वास्तव में एक सिनेमेटोग्राफर थे। ठीक है, नरीमन आर्देशर ईरानी। इवन उनके फादर जो थे आर्देशर ईरानी, वो पायोनियर्स में थे। वो दादा साहेब फाल्के के उनके टीम में से आते थे आर्देशर ईरानी। अच्छा। उनके साथ वो अपने कैमरा वगैरह का वो उस वक्त के थे, उनके फैमिली वहाँ से जुड़ी हुई है, नरीमन ईरानी की जो फैमिली है। तो नरीमन ईरानी फिल्म सिनेमेटोग्राफी करते थे और बड़े सिनेमेटोग्राफर थे। अगर आप लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान देखी हो तो उसके सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी थे। तो रोटी कपड़ा और मकान के शूट के दौरान ही ये चीज़ें हुई थी कि ये अपने जो नरीमन ईरानी थे वो सिनेमेटोग्राफर से प्रोड्यूसर भी बन गए। और हर एक आदमी का एक ख्वाहिश होता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करे, अभी एक ही पैटर्न पे कितना चलेगा लाइफ। तो नरीमन ईरानी ने सिनेमेटोग्राफी के अलावा सोचा कि मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर लेता हूँ, देखता हूँ, हाथ आजमा के देखता हूँ कि क्या ही हो जाता है। इन्होंने एक फ़िल्म प्लान की जिसका नाम था ज़िंदगी। फिल्म बन भी गई, इन्होंने लोन लेके पैसे भी लगा दिए उस पर। अब पैसे तो लगा दिए, फिल्म के लिए अच्छी कास्टिंग भी रखी, सुनील दत्त साहब को लिया गया था, इवन वहीदा रहमान थी फिल्म में, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई ज़िंदगी। और फ्लॉप इस कदर हुई कि अपने नरीमन ईरानी साहब काफ़ी कर्जे में आ गए, इतने कर्जे में आ गए कि चुकाने के लिए भी उनके पास उतने पैसा नहीं था, लाखों के कर्जे में आ गए। अब इसी दौरान चल रहा था रोटी कपड़ा और मकान का शूट।
रोटी कपड़ा और मकान में स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन भी थे। फिल्म को मनोज कुमार साहब भले निर्देशित कर रहे थे, लेकिन उनके एक असिस्टेंट हुआ करते थे चंद्र बारोट, जिसको दर्शक चंद्रा बारोट भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन चंद्र बारोट इंग्लिश में चंद्रा बारोट होता है। तो जो चंद्र बारोट थे, चंद्र बारोट फिल्म को असिस्ट कर रहे थे। अब चंद्र बारोट की भी एक बड़ी बैक स्टोरी है कि वो इंडिया में शुरू से नहीं थे, वो तंजानिया में रहा करते थे। एक अफ्रीकन कंट्री थे तंजानिया, और तंजानिया में वो रहते थे। और वहाँ जो कल्चर था ना, तंजानिया का जो कल्चर था, बाइकिंग या फिर वहाँ का जो कल्चर था, समुद्र था, इवन वहाँ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था तंजानिया के लोगों पे। इवन तंजानिया में रहते हुए चंद्र बारोट पे भी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। इनके माइंड में था, चंद्र बारोट के माइंड में था कि जब कभी मुझे मौका मिले फिल्म बनाने का, तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें विद्युत गति से घटनाएं घटेंगी, घटनाएं इतनी तेज़ी से घटेंगी कि पलक झपकाओ और एक घटना पार हो जाएगा। एकदम बिल्कुल इनके माइंड में था कि एक सूटकेस बम होगा, मेरा एक्टर सूटकेस बम फेंकेगा, मेरा एक्टर ट्रेन के साथ चेज करेगा, मेरा एक्टर कार उड़ाएगा। ये माइंड में था। जेम्स बॉन्ड फिल्मों से, रॉजर मूर की फिल्मों से वो काफ़ी प्रभावित थे। अपने एक्शन सीन उनके दिमाग में पहले से ही थे। हाँ। तो अभी मैं बताऊंगा कि तंजानिया से कुछ कपड़े भी ये लेके आए थे, वो फिल्म में आगे जब चलेगा तो मैं बताऊंगा। तो क्या था कि ये फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे रोटी कपड़ा और मकान के अपने चंद्र बारोट साहब। फिल्म से अपने अमिताभ बच्चन भी जुड़े हुए थे। फिल्म को सिनेमेटोग्राफ कर रहे थे अपने नरीमन ईरानी, और फिल्म की हीरोइन थी जीनत अमान। तो क्या हुआ कि इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी इस फिल्म के दौरान। नरीमन ईरानी, चंद्र बारोट, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान। शूट में जो ब्रेक होता, उस ब्रेक के दौरान ये लोग साथ बैठते और खाते पीते और डिस्कस करते फिल्मों को लेकर, या फिर हंसी मजाक होता, सबके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अभी क्या है कि ये बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन इधर जिंदगी फ्लॉप हो गई। उसके बाद से इनकी मंडली में नरीमन ईरानी ने बैठना छोड़ दिया। अगर बैठते भी तो बड़े ख्वाहिश रहते, बड़े उदास रहते। इन लोगों ने नोटिस किया कि भाई हम लोग का जो दोस्त है वो इतना उदास क्यों रह रहा है, क्या कारण क्या है। बहुत पूछने पे नरीमन ईरानी ने बताया कि भाई मैं काफ़ी कर्जे में हूँ, और इतना कर्जे में हूँ कि मेरी कई पुश्तें अब नहीं चुका सकती हैं उतना पैसा, सिनेमेटोग्राफी से उतना पैसा नहीं आ पाता है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिल्म का कर्ज है ना, एक फिल्म बना के चुकाते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास फिल्म बनाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, तो मैं फिल्म कहाँ से बनाऊँगा। तो इन्होंने कहा, इनके दोस्तों ने कहा, चंद्र बारोट और अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने कहा कि आप फिल्म एक बनाइए जिसमें हम लोग फ्री में काम करेंगे। अगर फिल्म सक्सेस करती है तो आप हमें पैसे देना, फिल्म नहीं सक्सेस होती है तो उसके बदले कोई पैसे नहीं लेंगे हम। तो नरीमन ईरानी को लगा कि हाँ भाई बात तो अच्छी है कि फ्री में अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर मिल जाएगा लीड रोल में, जीनत अमान उसकी हीरोइन, फिल्म को डायरेक्ट करेगा चंद्र बारोट। लेकिन अब बात है कि एक अच्छी कहानी भी तो होनी चाहिए। इस कहानी के लिए इन्होंने संपर्क किया अपने अमिताभ बच्चन साहब ने इन लोगों को आइडिया दिया कि आप सलीम जावेद से मिलो, अच्छे इंसान है, कोई ना कोई कहानी आपको दे देंगे। तो नरीमन ईरानी ने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोग जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो काफ़ी ऊंची कीमत पे बिक रही है सलीम जावेद ने, लेकिन हम आपको निराश नहीं भेजना चाहते हैं। एक स्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी हुई है जिसको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कई लोगों ने तो मना कर दिया, देवानंद साहब, धर्मेंद्र साहब, कई लोगों ने वो उस स्क्रिप्ट को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, इस पर फिल्म तो कम से कम नहीं बन सकती है। और ये क्या है, ये डॉन, ये कोई डॉन क्या है, ये अंग्रेजी में अजीब सा नाम है, ये टाइटल है, ये कोई कैरेक्टर है, ठीक है। तो लोगों ने मना कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी हुई है, अगर आप उस पर फिल्म बनाना चाहो तो बना लो, इसके बदले हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे, फिल्म सफल होती है तो आप मुझे पैसे दे देना। यहाँ भी मुफ्त में काम मिल गया, कि काम चल गया कि एक स्क्रिप्ट मिल गया नरीमन ईरानी को। ये बात था 1974 के आसपास, 73 एंड करा था, 74 शुरू होने वाला था, उसके आसपास की बात थी। अभी देश में इमरजेंसी नहीं लगा था, याद रहे, देश में इमरजेंसी नहीं लगा था, ये उस दौर की बात है। अभी फिल्म की स्क्रिप्ट मिल गई है, ये चीज़ें हो गई हैं। अब बात आई शूट की, कि शूट शुरू किया जाए। तो शूट के लिए इनिशियल जो पैसा लगता वो सब कुछ चंद्र बारोट वगैरह ने इकट्ठा किया, कुछ अमिताभ बच्चन ने डोनेट किया, जीनत अमान ने डोनेट किया,
प्राण साहब भी फिल्म से जुड़े एक कैरेक्टर के लिए, तो प्राण साहब ने भी ऑलमोस्ट वही उसी पैटर्न पे गए कि भाई चलो ये ऐसा ही पैटर्न पे हम लोग चलते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। प्राण साहब ने कहा था कि भाई मैं इन लोगों से बड़ा एक्टर हूँ, और वाकई में प्राण साहब उस समय अमिताभ बच्चन इन लोगों से बड़े एक्टर थे, ज़्यादा फीस लेते थे अमिताभ बच्चन से भी। हाँ, तो इवन फिल्म जब हिट हुई थी तो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसे प्राण साहब को मिले थे। खैर, तो प्राण साहब भी फिल्म से जुड़ गए थे। तो इमरजेंसी में क्या हुआ कि इमरजेंसी जब लगी भारत में, उस वक्त फिल्म की शूट चल रही थी, और फिल्म के कई दृश्यों के दौरान गौर करोगे कि बहुत सारे हिंसक दृश्य हैं, लेकिन उन हिंसक दृश्यों के दौरान एक खून का एक कहीं बूंद नजर नहीं आता। ये इमरजेंसी का ही मार है। इवन फिल्म का वो सीन याद होगा जहाँ पे रमेश भाग रहा होता है डॉन का गैंग छोड़ के, और टैक्सी में रमेश का खून कर देता है, डॉन का जो कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन खून कर देता है। वहाँ पे ऐसा सीन को ऐसा जंप कट दिखता है, जंप कट भले अब महसूस होता है, लेकिन उसमें कितना खूबसूरती से उस सीन को फिल्माया गया है कि अमिताभ बच्चन टैक्सी चला रहा है, डॉन का जो कैरेक्टर है टैक्सी चला रहा है, पीछे रमेश बैठा हुआ है। अब वो कहता है टैक्सी जल्दी भगाओ, इसको डर है कि पीछे डॉन लगा हुआ है मेरे रमेश को। अभी ड्राइवर ही वाकई में डॉन है, वो जैसे पलटता है, घूमता है, जैसे देखता है। अभी वहाँ सीन को ऐसे रोक दिया जाता है, सीन फ्रीज हो जाता है और उसके आंखें उबल जाती हैं, लगता है कि सामने डॉन है, और वो सीन कट हो जाता है। अगला सीन में डायरेक्ट मॉर्चरी दिखता है, जहाँ पे मॉर्चरी में बोल रहा हूँ, मॉर्ग दिखता है, जहाँ पे रमेश की लाश पड़ी हुई है, और इसका कैरेक्टर जो है क्या बोलते हैं, सलमान खान की जो दूसरी माँ है, नाम मैं भूल जा रहा, हेलन जी। तो हेलन जी के कैरेक्टर वहाँ पे दिखता है, उनकी जो प्रेमिका रहती है वो उसको लेकर विलाप कर रही है। तो ये चीज़ें हैं कि कितने खूबसूरती से उस सीन को काटा गया है, जहाँ पे एक बूंद ब्लड का नहीं और एक मर्डर हो गया है। एक और सीन है जहाँ पे डॉन का जो इंट्रोडक्शन सीन है, इंट्रोडक्शन सीन में डॉन घूम के सीधे गोली चलाता है, अपने पुलिस इन्फॉर्मर रहता है, उस पर अपने गैंग का एक आदमी जो वाकई में पुलिस इन्फॉर्मर है, उसको गोली चलाता है, उस पर 2-3 गोलियाँ चलाता है, लेकिन वो गिरता है जमीन पे, एक बूंद खून का नहीं है। तो इस प्रकार कई दृश्य हैं जिनको बाकायदा उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था कि फिल्मों में आप हिंसक दृश्य के दौरान खून खबाड़ा नहीं दिखा सकते हैं। ये चीज़ें थी। यही बात शोले में भी देखने को मिलती है, काफ़ी सेंसर किया गया था फिल्म को। तो ये चीज़ें थी। तो खैर, तो फिल्म का शूट तो उसी समय शुरू होना था, लेकिन ये इमरजेंसी का प्रॉब्लम, पैसों की समस्या, इस प्रकार का समस्या को देखते हुए फिल्म काफ़ी देर से शुरू हुई, और फिल्म के रिलीज होते होते 78 तक आ गया मामला। 1978 में फिल्म रिलीज हुई। तो खैर, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा आ गए। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो फिल्म में क्या है कि फिल्म को कितना लो कॉस्ट रखने का कोशिश किया गया कि फिल्म में जो अमिताभ बच्चन के जो कपड़े दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, उन कपड़ों की भी बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं। जैसे कि अगर याद होगा कि वो सीन है ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, वो उस गीत में उसमें एक ओवरकोट पहने हुए अमिताभ बच्चन नजर आते हैं, हरे रंग का, हरे और सफ़ेद रंग का वो चेक ओवरकोट है, अगर याद होगा तो। ठीक है। तो वो जो ओवरकोट है, उस ओवरकोट को तंजानिया से लेके आए थे अपने चंद्र बारोट साहब खुद के लिए। हाँ, अब खुद के लिए वहाँ से अफ्रीका से लेके उसको आए थे, लेकिन क्या था कि वो इनके लिए ओवरसाइज्ड था। तो फिर अमिताभ बच्चन पे वो फिट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। इवन फिल्म के जो ओपनिंग सीन में अगर याद होगा तो ओपनिंग सीन में घास का मैदान है, और डॉन लाल रंग का एक कार पे आता है। वो कार भी मतलब बाकायदा रेंटल नहीं था, किसी फैन का था वो कार, जिसने वो शूट करने के लिए दिया हुआ था। तो वहाँ पे आता, और उसमें एक अमिताभ बच्चन एक रेबैन का एक चश्मा पहने हुए नजर आते हैं, ऑरेंज कलर का। अब उस ऑरेंज कलर के चश्मा का भी एक बड़ा दिलचस्प कहानी है कि अमिताभ बच्चन जब उनकी शादी हो गई 73 के बाद, जब फिल्म सक्सेस कर गई ये जंजीर, और जया बच्चन से उनकी शादी हो गई। हालांकि उस शादी का भी एक किस्सा है, मैं अभी स्टोरी पे एक सब स्टोरी और सब स्टोरी से जुड़ता हुआ कई स्टोरी में निकल जा रहा हूँ। मुझे मुझे बताते जाना भाई, सत्यविजय भाई, आप भी बताते जाइए कि मैं क्या क्या छोड़ रहा हूँ। तो मैं शादी पे थोड़ा सा चला गया यहाँ पे। तो क्या होना कि इन लोगों ने एक दूसरे को वादा किया था, जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन ने, कि भाई जब हम लोग की ये जो फिल्म है जंजीर सफल हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। नहीं, शादी कर लेंगे ये बात नहीं हुई थी कि हम लोग घूमने के लिए यूरोप जाएंगे। यूरोप घूमने का इन लोग का प्लान था। तो जब हरिवंश राय बच्चन साहब को ये पता चली कि भाई ये लोग यूरोप घूमने जाने वाले हैं, उनसे इन लोगों ने इजाज़त मांगा, तो उनको भी इनका अफेयर के विषय में थोड़ा बहुत तो पता ही था। तो उन्होंने कहा कि भाई शादी कर लो तो यूरोप जाना, ऐसे कैसे यूरोप चले जाओगे तुम लोग।
ठीक है। तो इन्होंने आनंद फानन में शादी किया, आनंद फानन में दूल्हा दुल्हन तैयार हुआ, पंडित जुगाड़ किया गया और चंद्र बारोट ने कहीं से एक पंडित लाया और जल्दी जल्दी ये शादी की। और चंद्र बारोट भी इनके साथ चले गए थे वहाँ, उनके टीम में जितने दोस्त लोग गए थे यूरोप, उसमें चंद्र बारोट भी थे। अच्छा। और हाँ, और वे यूरोप टूर, इनका हनीमून टूर भी बन गया था। उसी दौरान इन्होंने रेबेन का चश्मा वहाँ पे एक शोरूम से ख़रीदा था अमिताभ बच्चन ने। इसका इवन वो जो हरा रंग का जो शर्ट है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गीत में, वो हरा शर्ट भी उन्होंने यूरोप के एक शोरूम से ही ख़रीदा था। अब यहाँ पे एक और दिलचस्प बात है कि जैसे कि अभी क्या है ना कि अभी भारत में, अब पता नहीं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या फिर ये चीज़ें हो जाएंगी, जिसके भारत में एक भारत में क्या, अभी पूरे वर्ल्ड स्तर पे एक क्या बोलते हैं कि एक कुछ लोग अपने सेक्स ओरिएंटेशन को लेकर क्या होता है कि मेल टू मेल होता है, यानी कि गे होते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें अभी ये चीज़ें पता चल रही, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसको फेस उसी समय किया था। कब 73-4 में जब वो गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, तो लंदन में जिस शोरूम से वो कपड़े खरीदे थे, वहाँ पर जब नापी लेने के लिए जो दर्जी आया तो वो उस प्रकार का ओरिएंटेशन था उसका सेक्स को लेकर। तो उसके छूने के तरीके से अमिताभ बच्चन को लग गया कि ये आदमी के इरादे ठीक नहीं है, ठीक है, और वो जल्दी से उस शोरूम से निकल आए थे। तो ये चीज़ें हुई थी। तो खैर, अब ये घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। ये इसका जिक्र मेकिंग ऑफ डॉन में मिलता है, जहाँ पे नाम मैं उन राइटर का भूल जा रहा हूँ। उन्होंने ये इस घटना का एकदम साफ साफ जिक्र किया है, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या कृष्णा नाम है उनका, नाम मैं भूल जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी किताब है, दर्शक पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि ये चीज़ें हो गई। अब कपड़े ऐसे जुगाड़ किए गए, इवन वो गाना याद होगा आप लोगों को, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, उसमें अमिताभ बच्चन एक लाल रंग का शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। अब वो लाल रंग का शर्ट जो है, उसको जया भादुड़ी ने उनको गिफ्ट किया हुआ था अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन ने ताज जिंदगी उससे पहले तक उस शर्ट को नहीं पहना था, उस गाने से पहले तक। अच्छा। अभी जब पता चला कि एक भड़कीला गाना हम लोग को शूट करना है, जिसमें एक सड़क छाप आदमी रहेगा और जो इस प्रकार के गाने में नाचेगा गाएगा, तो चंद्र बारोट को इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक शर्ट है लाल रंग का पड़ा हुआ है वार्डरोब में, जो जया ने मुझे गिफ्ट किया है, आप कहें तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो इन्होंने अपने ड्राइवर को भिजवा के जया बच्चन को बोला कि भाई आप वो शर्ट दे दो, मैं इसका इस्तेमाल यहाँ करने वाला हूँ। तो ये हुआ। इवन जो उसमें जो चेक लुंगी जो पहना हुआ है, वो स्टूडियो के सामने फुटपाथ से खरीदा हुआ था, इन्होंने चंद्र बारोट साहब ने खरीदा था वो चीज़। तो इस प्रकार के उस गाने को असेंबल किया गया था, उस गाने के कपड़ों को। तो ये चीज़ें एक एक चीज़ें जो था, बहुत तरीके से काफ़ी, इवन बहुत सारे कुछ कपड़े भी बनाए गए थे, जिनको उस समय कैचिन टेलर ने किया था। फिल्म में क्रेडिट भी मिलता है कैचिन टेलर को, जो बॉम्बे का सबसे बड़ा टेलर था, जहाँ पे उस दौर के बड़े स्टार्स लोग कपड़े सिलाते थे और फिल्मों के लिए भी वो लोग कपड़े सिला करते थे। तो कई ड्रेस उन्होंने भी बनाए हैं। तो ये चीज़ें थी। इवन वो एक और भी है, ये मैं हूँ डॉन जो गाना है, उसमें जो वेस्ट कोट पहना हुआ है अमिताभ बच्चन ने, वो भी चंद्र बारोट का ही वेस्ट कोट है, जो कि उन्होंने तंजानिया से लेकर लाया था। अच्छा। जो बड़ा फेमस है वो वेस्ट कोट, जिसमें वो ये था ना, गहरा भूरा कलर का है, जिसपे वाइट स्पॉट बना हुआ है। वेस्ट कोट अंदर में वो पहने हुए रहते हैं, और वो फिर सेकेंड हाफ में तो पूरे फिल्म में वो वेस्ट कोट दिखता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जुगाड़ टेक्निक से चल रहा था। इवन ये दौर भी आया जब फिल्म पूरी भी नहीं हुई थी और एक दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है, नरीमन ईरानी की। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि ये डॉन के सेट पे हुआ था, लेकिन वो घटना डॉन के सेट पे नहीं हुआ था। वो घटना किसी और फिल्म के सेट पे हुआ था, जहाँ पे दीवार के धंसने से दब जाते हैं नरीमन ईरानी और उनकी डेथ हो जाती है, और फिल्म अभी पूरी शूट भी नहीं हुई थी। तो फिर इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा खुद से फिल्म के एक्टर्स ने और भी फिल्म से जुड़े हुए कई लोगों ने फिल्म को पूरा किया, और फिल्म ने जब प्रॉफिट कमाया तो सबसे पहले नरीमन ईरानी के जो कर्जे थे उनको चुकाया गया। अच्छा। जो कर्जे चुकाए गए, कर्जे चुकाने के बाद उनके परिवार को जितनी भी आवश्यक राशि थी उनके परिवार को दिया गया। फिर बाद में इन लोगों ने, एक्टर्स लोगों ने और बाद बाकी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था आपस में पैसा। अच्छा। इवन जब फिल्म के लिए अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन को, तो उन्होंने, जो इनकी विधवा थी, नरीमन ईरानी की विधवा थी, उनको स्टेज पे बुलाया था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, और उनको ये अवार्ड समर्पित किया था। तो डॉन की इतनी दिलचस्प कहानियाँ हैं। हर एक गाने की दिलचस्प कहानियाँ हैं, एक सीन की बड़े दिलचस्प कहानियाँ हैं।
जैसे कि खई के पान बनारस वाला गीत को लेकर एक बड़ा दिलचस्प कहानी ये है कि इसमें जो खईके जो है, तो जब किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाने से पहले उनको अनजान साहब ने लिखवाया कि भाई खईके पान बनारस वाला ने, तो किशोर कुमार ने कहते कि भाई खईके क्या होता है, खाईके ना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने बनारस में खाके नहीं होता है, खईके ही होता है, ठीक ना। उधर के जो हाँ उधर के बंदे जो है खईके ही बोलते हैं। तो कहा कि ऐसा होता है, तो बोले हाँ ऐसा ही होता है। इवन किशोर कुमार ने फील लाने के लिए स्टूडियो में बाकायदा पान खाया था इस गाने में, कि गाने के लिए पान खाया था, और बाकायदा उनको थूकने के लिए स्टूडियो में ही जो रूम था उसमें तिरपाल बिछाया गया था, टेरपोलिन की, भाई यहाँ पे ये थूकेंगे भी, हम थूक के गाएंगे। तो किशोर कुमार इतने परफेक्शन थे। इवन कहते हैं कि इसके रिकॉर्डिंग के दिनों को याद करते हुए समीर जो है अनजान साहब के बेटे, उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। वो कहते हैं कि किशोर कुमार आए सिल्क का लुंगी, सिल्क का कुर्ता पहने हुए, और पैर में एक खुद का चप्पल था और एक शायद उनकी श्रीमती का चप्पल था और ये अदला बदली चप्पल हो गया था, और किशोर कुमार वैसे आए हुए थे। तो ये चीजें हैं। तो किशोर कुमार बड़े मस्त मौला आदमी थे, ऐसा नहीं कि बड़ी अतरंगी कहानियां हैं किशोर कुमार की भी। हाँ, किशोर कुमार की भी बड़ी अतरंगी कहानियां हैं। हमने एक एपिसोड किया है किशोर कुमार के किशोर दा के मशहूर पंगे, जिसमें कई दिलचस्प कहानियों का हमने जिक्र किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है संतोष भाई ने, बड़े अच्छे फिल्मों के जानकार हैं। तो उन्होंने कोऑपरेट किया हुआ था इस स्क्रिप्ट को लेकर मुझे। तो उस एपिसोड में हमने बहुत किस्सों का जिक्र किया, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर को वो मतलब कि उनके हाथ पे काट लेते हैं, कुत्ता बन के काट लेते हैं और भौंकने लगते हैं किशोर कुमार साहब, ठीक ना। और तो कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई अतरंगी कहानियाँ हैं। इवन किशोर कुमार को हॉरर कहानियाँ, हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं। खैर, डॉन फिल्म पे वापस लौटते हैं, और यहाँ पे एक दिलचस्प बात, तो मैं इसके फिल्मों के कुछ स्टंट पे बहुत दिलचस्प बातें बताता हूँ। कि जैसे कि एक स्टंट सीन अगर आप लोगों को याद हुआ तो फिल्म में प्राण साहब को सर्कस में रस्सी पे चलते हुए दिखाया गया है। सर्कस वो एक सर्कस कर्मी रहते हैं। इवन फिल्म के क्लाइमेक्स से जस्ट पहले वाले सीन में प्राण साहब अपने दोनों बच्चों को लेकर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक रस्सी के सहारे जाते हैं। अब जो ये सीन जो है, उस वक्त जिस वक्त ये सीन शूट किया गया था उस वक्त वीएफएक्स था नहीं, और इस प्रकार के स्टंट को सोच लो कि एक 25-30 माले के बिल्डिंग पे ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक ना। तो बताओ, स्पेशल इफेक्ट इतना आसान नहीं रहा था, लेकिन उस दौर में भी कुछ बंदे थे जिनमें ये हुनर था कि ऐसा स्पेशल इफेक्ट तैयार किया गया कि वो चीज़ें ऐसी बनाई गई कि वो 20-25 फीट के 20-25 तल्ले जो बिल्डिंग है उसके ऊपर चलती हुई दिख रहा था। लेकिन ये सीन ज़मीन पे ही शूट किया गया, ज़मीन से कुछ फीट ऊपर ही शूट किया गया था, एक टेबल के सहारे शूट किया गया था। और उसमें भी फिल्म के जो सीन है जिसमें वो पैर दिखता है, तो ये प्राण साहब वाले जो पैर दिखने वाले सीन है उसको बाकायदा एक लेडी ने परफॉर्म किया था, एक लड़की ने परफॉर्म किया था, और प्राण साहब का फेस लिया गया था। उनका जो चेस्ट से ऊपर का पार्ट वो दिखता है वो प्राण साहब थे, और बाद में जो पाँव वाला पार्ट है वो एक लेडी ने परफॉर्म किया था। तो ये चीज़ें हुई थी। इवन एक और सीन है, याद होगा, जहाँ पे डीएसपी डिसिल्वा के बंगले पे अमिताभ बच्चन जो रहता है, विजय रहता है, डॉन नहीं, विजय उसके बंगले पे चढ़ने के लिए जाता है। उस वक्त जो रस्सी कटती है वो अलग अलग बिल्डिंग पे शूट किया गया है। लगता है कि ये उसी बिल्डिंग के सामने ही स्विमिंग पूल में गिरता है डॉन बना हुआ विजय, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अलग होटल का सीन है और ये एक अलग जगह पे दोनों सीन है, लेकिन लगता है वो एक ही सीन में मर जाए। इवन उसके पार्किंग लॉट में एक लड़ाई होते हुए दिखता है, जहाँ पे जीनत अमान और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एक दूसरे से फाइट करता है। वहाँ पे देखने को मिलता है कि दोनों गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं, लेकिन जो इसका जो जीनत अमान का जो स्टंट डबल है, वो एक लड़की ना हो के एक लड़का था, जो कि वहाँ पे उस सीन को गौर से देखने से, फ्रिज करके देखने से पता चलता है कि सीन दर सीन उसके बाल कभी कभी छोटे कभी कभी बड़े होते रहते हैं। इवन कहीं बालों की विग है, उस विग के नीचे छोटा बाल भी दिखता है। ये चीज़ें हैं, कई दृश्यों के दौरान ये चीज़ देखने को मिलता है। तो खैर, डॉन में और बहुत सारे दिलचस्प बातें हैं। भाई, अपने इनसे कुछ पूछना चाहो तो बताओ। आप इतना गहराई से बता रहे थे कि मैं सुनते सुनते खो ही गया था उन सब चीज़ों में। तो डॉन मूवी से जुड़ी और कुछ सत्यविजय भाई आप बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, सत्यविजय भाई कुछ दिलचस्प कहानियाँ बताइए डॉन को लेकर। डॉन का एक गाना था ना जो कई के पान बनारस वाला, एक्चुअली मैं वो गाना पहले देवानंद की मूवी बनारसी बाबू के लिए कंपोज किया था। बनारसी बाबू के लिए, हाँ। फिर वो गाना उसमें यूज हुआ नहीं, तो बाद में फिर डॉन में रखा गया था वो गाना। और एक्चुअली में ये गाना पहले रखा नहीं जाने वाला था,
अच्छा। ये तो चंद्र बैरूट क्या था कि मनोज कुमार के असिस्टेंट में काम करते थे वो। रोटी कपड़ा और मकान और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने काम किया था। तो जैसे ही इन्होंने मनोज कुमार को मूवी दिखाई कि सर ये डॉन मूवी हमने बनाई है, और मतलब एक अपने सीनियर के तौर पे उन्हें दिखाई ये मूवी, तो मनोज कुमार ने कहा कि ये मूवी मतलब बड़ी फास्ट है, बड़ी जल्दी जल्दी इसमें घटनाएं हो रही हैं, इतने तेज़ी से एक्शन सीन हो रहे हैं, तो इसके सेकंड हाफ में एक मतलब ऑडियंस को थोड़ी रिलैक्स देने के लिए एक गाना रखना ज़रूरी है इसमें। तो मनोज कुमार के कहने पे फिर इसमें ये गाना इंक्लूड किया गया था, खाई के पान बनारस वाला। तो ऐसी और भी कई चीज़ें थी डॉन से जुड़ी हुई। एक किस्सा और मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि फिल्म के क्लाइमेक्स में एक ग्रेवयार्ड दिखता है, अगर आप लोगों को याद हो, जहाँ पे वो डायरी को लेकर काफ़ी गुत्थम गुत्था होता है, लड़ाई होती है। हाँ, फेंकते हैं जो डायरी है। हाँ, तो रेड कलर की जो डायरी रहती है, लाल डायरी, तो उस सीन के लिए जो ग्रेवयार्ड था, उस ग्रेवयार्ड को ये लोग असली जगह पे शूट करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि असली जगह पे आप शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कब्र हैं, वहाँ पे पाँव लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, तो उनके परिवार वालों को तो आपत्ति होगी ना। तो फिर क्या हुआ कि फिल्म के जो आर्ट डायरेक्टर थे देश मुखर्जी साहब, उनसे बाकायदा एक ग्रेवयार्ड बनवाया गया। कब एक ग्रेवयार्ड बनाया, इवन उन ग्रेवयार्ड में जिनके नाम है, जिनके फलाना डिकोस्टा या फिर जो भी नाम है, ये नाम वाले जो बंदे ना फिल्म की यूनिट के लोग ही है, ठीक ना। कोई फिल्म का असिस्टेंट है, फिल्म का कोई असिस्टेंट मैन है, सबको मार दिया गया कि इसका कब्र है, ये उसका कब्र है, ये उसका कब्र है, ठीक है। तो फिल्म के ही बंदे हैं, अच्छा, उनके नाम पे ही कब्र बना दिया गया था, और ये एक डुप्लीकेट कब्र था जहाँ पे ये चीज़ शूट की गई थी। तो एक ये भी चीज़ है। इसके अलावा इसमें एक और ये था कि प्राण साहब का जो किरदार था वो पहले मतलब पैर से विकलांग नहीं होने वाला था, उसको मतलब सीधा सीधा लिखा गया था, लेकिन फिल्म जब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो उसके कुछ दिन पहले ही उनके पैर में चोट आ गई, तो उन्हें स्टिक के सहारे चलना पड़ता था उस टाइम पे। तो इस वजह से उनके किरदार में ये बदलाव किया गया और फिल्म में फिर वो स्टिक पकड़े हुए नजर आए थे प्राण साहब। अच्छा राम भाई, इस फिल्म के रीमेक भी कितने सारे हुए ना? हाँ, लेकिन पता है बहुत रीमेक, पता है ये भले रीमेक है, लेकिन ये फिल्म भी बाकायदा एक फिल्म से इंस्पायर्ड अपने शम्मी कपूर साहब की एक फिल्म थी, जिसपे हमने काफ़ी डिटेल वीडियो भी किया हुआ है कि डॉन किस फिल्म की नकल है। हालांकि मैं यहाँ पे उस फिल्म का नाम जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मैं दर्शकों के लिए यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि शम्मी कपूर की किस फिल्म से इंस्पायर्ड है डॉन, ठीक है। दर्शक हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो किस फिल्म से हैं, और अगर नहीं बता पाए तो अगले किसी एपिसोड में हम इसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ दर्शकों के लिए एक चैलेंज है। यहाँ पे जैसे चंद्र बैरूट की डॉन तो सक्सेस हो गई, लेकिन उसके बाद उनकी कोई पॉपुलर मूवी नहीं आ पाई थी, इसका क्या रीजन था? एक दो फिल्मों ने उन्होंने किया भी काम, लेकिन देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो उनको उस प्रकार का लिबर्टी नहीं मिल पाई, क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज़रूरी होती है कि एक फिल्म डायरेक्टर को आप लिबर्टी दीजिए, तो वो लिबर्टी नहीं मिल पाई, उस प्रकार के इन्वेस्टर उनको नहीं मिल पाए। नहीं तो मुझे भी ये बड़ा ताज्जुब होता है कि इस बंदे को और काम करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब डॉन जैसी बेहतरीन मूवी बनाने के बाद में मतलब उनकी कोई ऐसी पॉपुलर मूवी आई नहीं आ पाई। एक मूवी सुनी थी कि मास्टर जी के नाम से अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ में अनाउंस की थी, लेकिन वो बंद हो गई थी वो बीच में, फिर हाँ नहीं बन पाई थी वो। तो ये चीज़ें हुई थी, चंद्र बैरूट को और काम मिलना चाहिए था, और उनके काम होते तो मास्टरपीस होते अभी के डेट में, लेकिन वो हो नहीं पाया। किस्मत का भी खेल है ये, किस्मत में एक ही मूवी। लेकिन क्या होता है ना कि 100 सुनार की एक लुहार की, कई बड़े डायरेक्टर्स, कई मल्टीपल फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स पे एक डॉन भारी है, एक डॉन फिल्म भारी है। तो ये चीज़ें आज भी चंद्र बैरूट को डॉन के लिए याद किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं क्या और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, फिल्म में अमिताभ बच्चन के कई स्टंट को माणिक ईरानी ने परफॉर्म किया था। माणिक ईरानी समझ रहे ना, वो बिल्ला, ठीक है। हाँ, तो जो बिल्ला ने कैरेक्टर बहुत करते थे। इवन ये जो ट्रेन वाला सीन, अगर आपको याद होगा कि जहाँ पे डॉन का डेथ हो जाता है, उससे पहले का सीन है जहाँ पे वो ट्रेन के सब सहारे भागते, पीछे साइड में भागते, फिर पटरी छोड़ के वो ट्रेन के पटरी से नीचे कूद जाते हैं नदी पे, पीछे से फिर उनको गोली मार देता है डीएसपी, और वो शाम कुछ देर बाद रात में उनकी लाश नहीं मिलती है। फिर वो डीएसपी के कार के पीछे मिलते हैं, अपने डॉन मिलता है, और वो उसके डीएसपी के
कान पे गोली, कनपट्टी पे गोली सटा देता है। तो ये जो सीन है नदी पे कूदने वाला जो सीन है वो माणिक ईरानी ने परफॉर्म किया था, वो उस दृश्य को वहाँ से कूदने वाला, वो जो कि अमिताभ बच्चन के लगभग कदकाठी उन दोनों का बराबर था। वो सीन को कभी आप 0.5x या फिर 0.4x पे कभी प्ले करके देखिएगा, साफ साफ पता चलता है कि ये बंदा देखा नहीं इतने गौर से, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे इसको। हाँ। अच्छा, इसमें रोहित शेट्टी के वो भी नजर आए थे, उनके फादर थे ना एमबी शेट्टी, उनके फादर, हाँ एमबी शेट्टी, उनका भी रोल था इसमें। तो एमबी शेट्टी भी नजर आए थे। और फिल्म में कई चीज़ें और भी बड़ा दिलचस्प बात है, जैसे कि ये जो यहाँ पे एक सीन है, सिल्वर बीच का जो जिक्र है वो मड आइलैंड के आसपास शूट किया गया था, मड आइलैंड में शूट हुआ था। इवन ये जो दृश्य है जहाँ पे धोबी घाट वाला जो सीन है जहाँ पे ये भागते हैं, तो वो सीन वास्तव में बताया ही नहीं गया था किसी को कि यहाँ पे फिल्म शूट होने वाला है। वहाँ पे अमिताभ बच्चन को ऐसे ही भागना था उस दृश्य में। अमिताभ बच्चन वाकई में रियल धोबी लोगों के बीच में भाग जाते हैं और किसी को नहीं बताया, लोगों का ओरिजिनल रिएक्शन वहाँ पे लिया गया है। वाकई में लोग हड़बड़ा गए कि एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे कुछ पुलिस वाले भाग रहे हैं और भाग रहा है कौन? तो अमिताभ बच्चन, ठीक ना। तो ये चीज़ें लोगों के माइंड में अजीब सा छप गया था उस समय कि भाई ये हुआ तो क्या हुआ, ठीक ना। वैसे मजा भी एकदम जो रियल रिएक्शन आते हैं ना लोगों के, उसी को देखने में मजा आता है, जब रियल रिएक्शन आते हैं लोगों के साथ। रियल रिएक्शन वहाँ पे लिया गया था। तो ये चीज़ें हैं। खैर वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है सत्य विजय भाई, तो क्या करें, इस एपिसोड को समाप्त करें, इसको एंड करते हैं। डॉन पे ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो चुकी हैं। तो नहीं, कवर तो नहीं हुई है। हाँ, कवर नहीं हुई है, लेकिन बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अगर दर्शक चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि डॉन पे हम लोग एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए जिसपे करीब 2-2.5 घंटे बात हो जाए, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए 2-2.5 घंटे बैठ के डॉन पे बात करेंगे। इसके कपड़ों के ऊपर, एक सीन के ऊपर, इसकी शूटिंग, हाँ, लोकेशंस के बारे में। अभी बंद करने से पहले एक बोनस बात मैं लोग दर्शकों को बता दूं कि इसका जो गाना था ना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, यही वो गाना था जिसको पहली बार डॉन का फर्स्ट टेक में शूट किया गया। मतलब फर्स्ट टेक यही था इस गाने का, इसी गाने से शूट शुरू हुआ था। अच्छा, एक डायलॉग हो जाए राम भाई की आवाज में डॉन का। एक डायलॉग कौन सा डायलॉग सुना है? सबसे फेमस तो है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है ना, थोड़ा सा अमिताभ बच्चन के अंदाज में। लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन वाला फील नहीं आएगा। एक वो था ना, मुझे पता है ये बंदूक खाली है, तुम्हें पता है ये बंदूक खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता कि इस बंदूक में गोली नहीं है। ऐसे ये भी अच्छा डायलॉग था। ऐसे कहता है कि सोनिया, ये मुझे पता है कि ये बंदूक खाली है, ये तुम्हें पता है कि ये बंदूक खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता कि ये बंदूक खाली है। मतलब बाकी कितने आइकॉनिक सीन थे, मतलब सोच के देखो क्या मजा आया होगा बड़े पर्दे पे देखने में। मतलब इस सीन में कितने इरोटिक डायलॉग भी है। कहता है कि किसको फोन की थी, तो कहता है, वो सोनिया कहती है कि अपने आंटी को फोन किए थे, तो कहता है कि अगली बार अपनी उस आंटी को भी लेते आना। वाले लोगों ने नोटिस नहीं किया, बड़ा इरोटिक डायलॉग था। अब बताइए तो जवान लोगों के बीच में आंटी का क्या काम है भाई? ठीक है, तो ये चीजें हैं। डॉन को मेरे ख्याल से और कुछ है रामोतार भाई, आप बताओगे? डॉन पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एपिसोड की लंबाई को देखते हुए हम लोग इसको डॉन को यहीं पे रोकते हैं। चलो ऑडियंस, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि डॉन के बारे में और स्पेशल एक वीडियो हम लोग बनाएं जिसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करें। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।